हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम विज्ञान को पढ़ रहे थे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने कक्षा 6 का पूरा कंप्लीट कर लिया है चैप्टर वाइज, एससीईआरटी और एनसीईआरटी को। हम इसमें पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान, जिसको भाग 2 कहा जाता है। इसमें हम 7 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं कक्षा 7 का। आज हमारा 8वें चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 8 है जलवायु और अनुकूलन, और एनसीईआरटी में जो दिया गया है यूनिट 7 है। ठीक है, मौसम किसे कहा जाता है? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाता है। ठीक है, जलवायु किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है, उसी क्षेत्र का जलवायु कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको समझा देते हैं। अर्थात जो प्रतिदिन परिवर्तन होता है उसको मौसम कहा जाता है, लेकिन तो अगर लंबे समय तक कोई मौसम बना रहे तो उसको उस क्षेत्र का क्या कहा जाने लगता है? जलवायु कहा जाने लगता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, गर्म और नम दोनों मिला के उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून पश्चात ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु का जो टाइम है जनवरी से फरवरी के बीच में, ग्रीष्म ऋतु मार्च मई में, वर्षा ऋतु दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम जो जून सितंबर तक रहता है। ठीक है, मानसून पश्चात जो ऋतु आता है वो अक्टूबर और दिसंबर का टाइम रहता है। ठीक है, तो इसको टाइम भी आप लोग याद रखे रहिएगा। हमारे यहाँ की जलवायु पर 2 प्रकार की मानसून का प्रभाव पड़ता है। एक उत्तरी पूर्वी मानसून का जिसको शीत मानसून कहा जाता है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसको ग्रीष्म मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखी रहेगा, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, उत्तरी पूर्वी को शीत कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी को ग्रीष्म मानसून कहा जाता है। ठीक है, और जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है सबसे पहले केरल राज्य से टकराती है। ठीक है, अगर हम भारत का नक्शा देखें तो यहाँ पे क्या है? नीचे के साइड में कहाँ है? यहाँ पे केरल है। ठीक है, तो पहले जब आता है तो पहले कहाँ से टकराता है? यहीं से केरल से ही टकराता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसको समझने के लिए आप लोग समझ भी सकते हैं। मान लीजिए गोलार्ध अगर हम देखें तो इधर क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देखिए ये वेस्ट और साउथ जो जा रहा है, पश्चिमी और दक्षिणी और पश्चिमी। ठीक है, और तो भारत का अगर हम ऐसे बनाएं तो ये दक्षिणी पश्चिमी तो होगा, तो यहीं से जाता है, तो इस वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसको कहा जाता है, जो ग्रीष्म मानसून कहलाता है। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले केरल राज्य से कौन सा मानसून टकराता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ऐसे भी बना हुआ क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ टकराता है? तो भारत के केरल राज्य से। ठीक है, ध्रुवीय बालू देख लेते हैं। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट वाले क्षेत्र में मिलता है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड। ठीक है, इनके शरीर पर बालों की मोटी परत होती है। जो ये ध्रुव बालू होते हैं, ध्रुवीय बालू, इनके क्या होता है? इनके त्वचा पर बहुत मोटी क्या होती है? परत पाई जाती है बालों की, और इनके नीचे वसा की एक परत होती है। ठीक है, जो इनका त्वचा होता है उसके नीचे एक वसा की एक परत होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव कस्तूरी मृग, पेंगुइन, भालू इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। साइबेरियन क्रेन देखते हैं। साइबेरिया से प्रवास हेतु तो भारत के राजस्थान एवं हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में आते हैं। ठीक है, ये जो साइबेरियन क्रेन होते हैं ये साइबेरिया से प्रवास हेतु, जब वहाँ पे ज़्यादा ठंडी बढ़ जाता है तो ये लोग भारत के लिए प्रवास हेतु चले आते हैं। कहाँ पे? भारत के राजस्थान एवं हरियाणा के सुल्तानपुर में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जीव एशियाई हाथी और हनुमान लंगूर जो दिया गया है, हनुमान लंगूर कहा जाता है। ठीक है, इसको उष्णकटिबंधीय जीव में इसका नाम दिया गया है। ठीक है, या सीआरटी में, इसको याद रखे रहिएगा। भारत में जैव विविधता वाले स्थान नंदा देवी नीलगिरी जैवमंडल, जिसको पश्चिमी तट या सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी तट का नाम सह्याद्री भी है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये दोनों क्या है? भारत में जैव विविधता वाले स्थान है। ठीक है, जहाँ पर जीवों में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। मौसम के घटक आर्द्रता, तापमान, वर्षा। ठीक है, ये क्या है? मौसम के घटक हैं। तो ये एससीईआरटी पुस्तक में क्वेश्चन भी दिया गया है कि इनमें से कौन सा मौसम का घटक नहीं है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन में दे देगा आर्द्रता, तापमान, वर्षा, एक कोई और दे देगा, और उसमें से पूछ लेगा इनमें से मौसम का घटक कौन सा नहीं है। तो हम लोग को ये याद करना है कि मौसम के घटक कौन से हैं? तो आर्द्रता, तापमान और वर्षा, ये मौसम के घटक होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। हमारा चैप्टर 8 खत्म होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर 9, जिसको अध्याय 9 गंदे जल का निपटान। एनसीईआरटी में इसको 18 चैप्टर दिया गया है। ठीक है, अपशिष्ट जल किसको कहा जाता है इसको देख लेते हैं। तो झाग से भरपूर
तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल, जैसे उसमें मान लीजिए तेल का मिश्रण हुआ हो, या फिर काले भूरे रंग का जल जो कई स्थानों से नालियों में जाता है, ठीक है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया, झाग से भरपूर रहे, तेल मिश्रित रहे, काले भूरे रंग का रहे, या फिर कई स्थानों से होकर नालियों में जो जाता है उसी को अपशिष्ट जल कहा जाता है, ठीक है। इसमें घुले हुए निलंबित कण होते हैं। वहित मल एक जटिल मिश्रण होता है। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं वहित मल एक जटिल मिश्रण होता है। इसमें निलंबित कण, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी जो होते हैं, रोगवाहक जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीव इसमें पाए जाते हैं। जो अगर पूछ लिया जाए कि वहित मल क्या है, एक जटिल मिश्रण है। इसमें निलंबित कण, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी के लिए जो होता है, रोगवाहक जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीव इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कार्बनिक अशुद्धि क्या होता है, अकार्बनिक अशुद्धि क्या होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है कि कार्बनिक अशुद्धि कौन सी होती है, तो मानव मलमूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, फल सब्जी का कचरा इत्यादि, ये सब कार्बनिक अशुद्धि होता है, ठीक है। अकार्बनिक अशुद्धि में देखें तो नाइट्रेट, फास्फेट, धातु आदि ये सब अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दो तैयार हुआ, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धि, ठीक है। कार्बनिक अशुद्धि वाला याद रखे रहिएगा, मानव मलमूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, फल सब्जी का कचरा इत्यादि। अकार्बनिक में नाइट्रेट, फास्फेट, धातु आदि, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये याद रखे रहिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से लेकर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है, ठीक है। किसके लिए, विश्व जल दिवस के लिए। और इसका थीम था जीवन के लिए जल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम जीवाणु, हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले थे। तो एग्जाम में से पूछ लेगा कि हैजा, टाइफाइड आदि रोग किससे उत्पन्न होते हैं, तो जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं दूषित जल से होने वाली बीमारियां, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं दूषित जल से होने वाली बीमारियों के नाम, लक्षण, कारण एवं उनके रोकथाम, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये हमारे SCERT पुस्तक में भी और NCERT दोनों में दिया गया है, ठीक है। बीमारी का नाम पेचिस, जिसको डिसेंट्री कहा जाता है। इसका लक्षण क्या है, पेट में मरोड़ के साथ दस्त, बार बार दस्त होना, ठीक है। कारण इसका है दूषित जल का सेवन। रोकथाम इसका है पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए, ठीक है। खुजली इसको, ठीक है। और इसका लक्षण क्या है, बदल खुजलाना। दूसरी, अब इसका कारण क्या होता है, दूषित जल से नहाना, गंदे कपड़े का उपयोग, ठीक है। रोकथाम क्या है इसका, नहाने हेतु स्वच्छ जल का अगर हम प्रयोग करें, ठीक है, और साफ कपड़ों का उपयोग करें, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से फिर देखते हैं हम हैजा, जिसको डायरिया कहा जाता है, ज़्यादा और लगातार दस्त होना, ठीक है। दूषित जल एवं भोजन का व्यवहार अगर हम करते हैं, दूषित हाथों से भोजन करना आदि इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। ये इसके कारण होता है, ठीक है। और इसका हमको उपाय क्या है, स्वच्छ जल का व्यवहार करें, हम खाने पीने के पूर्व हाथों की सफाई करें, ठीक है। पीलिया, जॉइंटिस जिसको कहा जाता है, आँख, नाखून एवं पेशाब का पीला होना, और इसका किस कारण से यह होता है, दूषित जल के सेवन करने के कारण होता है। इसका यह है कि पेयजल के लिए स्वच्छ जल का हम उपयोग करें, ठीक है। मलेरिया, जाड़ा देकर बुखार आना, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। जल जमाव को रोकना, बेकार पानी सोख्ता गड्ढे में गिराने से बचाना, ठीक है। उसके मेनिंजाइटिस, जिसको मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है, इसमें क्या होता है, बुखार आने लगता है। दूषित जल के सेवन से ये भी होता है। पॉलीथीन से नाला जैसे जो पॉलीथीन हो उसमें नाला ना जाम होने दें, ठीक है। और नाली की पानी द्वारा जैसे होता है ये सब फैलता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे दूषित जल का सेवन करने से, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, हैजा, पीलिया, मलेरिया, मेनिंजाइटिस, ये सब किससे, दूषित जल के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते। हमारा वो रोग खत्म हो गया, दूषित जल से होने वाले रोग, ठीक है। विश्व का पहला जल निकासी हेतु नालियों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में की गया था, ठीक है। मल निपटान के लिए हम चलिए देखते हैं, सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय आदि का मल जो होता है बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है, ठीक है। अब बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि बायोगैस का उपयोग किसके लिए होता है, तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वहित मल युक्त गंदे जल का उपचार कैसे होता है, ये कहाँ पे होता है, तो पटना, भागलपुर, बक्सर, छपरा में वहित मल उपचार संयंत्र है। तो एग्जाम में से पूछ सकता है कि वहित मल संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है, तो बिहार के पटना, भागलपुर, बक्सर और छपरा में वहित मल उपचार संयंत्र है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे इसको वहित मल का कैसे उपचार किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं। तो गंदा जल जो होता है उसको पहले ग्रीन चैम्बर में लाया जाता है, ठीक है। उसमें से जो ठोस पदार्थ होता है उसको अवक्षेपित कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो उपचारित जल बचता है उसमें ऑक्सीजन गैस का
प्रवाह करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसका जल का प्रयोग किसमें, सिंचाई और उद्योग के लिए फिर किया जाता है, ठीक है। वही मलयुक्त गंदे जल का उपचार हमको समझ में आ गया। पहले गंदा जल को लेते हैं। जो गंदा जल आता है उसको ग्रीन चैम्बर में डाल दिया जाता है, उसमें से ठोस पदार्थ को अवक्षेपित कर दिया जाता है। फिर बचता है उपचारित जल, जो बचता है उसमें ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इस जल का प्रयोग जब वो शुद्ध हो जाता है तो इस जल का प्रयोग सिंचाई और उद्योग के लिए किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखी रहिएगा, ईंटों का सबसे पुराना शौचालय 4500 वर्ष पुराना सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। दूषित जल को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि दूषित जल को किसके द्वारा उपचारित किया जाता है, तो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र द्वारा, ठीक है। और ये जो अपशिष्ट उपचार जल संयंत्र है ये कहाँ पे, पटना, भागलपुर, बक्सर इत्यादि में ये सब लगाया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम अपना अगला चैप्टर अब देखते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अध्याय 10, जिसको विद्युत धारा और इसके प्रभाव, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं विद्युत चालक किसको कहते हैं। विद्युत चालक जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके, जैसे लोहे की चाबी, लोहे से बना कुछ भी, ठीक है। विद्युत रोधक किसको कहा जाता है, जैसे लकड़ी, रबड़ आदि को क्या विद्युत रोधक कहा जाता है, जिससे क्या वो विद्युत प्रवाह होने में क्या है, रोका है, ठीक है। विद्युत परिपथ हम देखते हैं किसको कहा जाता है। विद्युत परिपथ वह पथ है जिसमें से होकर विद्युत धारा बहती है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, विद्युत परिपथ वह पथ है जिसमें से होकर विद्युत धारा बहती है, ठीक है। विद्युत अवयव के प्रतीक हम देख लेते हैं, विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, बैटरी, स्विच, ये सब का कैसे प्रतीक होता है। चलिए हम इसको पहले फिगर से समझते हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए हम देख लेते हैं विद्युत अवयव, उसके चित्र और उसके संकेत, ठीक है। विद्युत सेल हम देखते हैं, तो ये विद्युत सेल है, ये विद्युत सेल का चित्र है और ये इसका संकेत है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला होता है ये धनात्मक होता है और ये जो छोटा वाला होता है ये ऋणात्मक टर्मिनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, विद्युत सेल का हम देखते हैं तो विद्युत सेल का ये संकेत होता है, ये जो बड़ा वाला लाइन है ये क्या होता है, धनात्मक होता है टर्मिनल, और ये छोटा वाला ऋणात्मक टर्मिनल होता है, ठीक है। बल्ब हम देखते हैं तो ये बल्ब है और इसका चित्र क्या है, इसका संकेत क्या है, ऐसे इसको संकेत बनाया जाता है, ठीक है। स्विच ऑन स्थिति अगर हम देखते हैं तो देखिए ये स्विच ऑन स्थिति का ये चित्र है और ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन है, क्योंकि ये देखिए दोनों परिपथ आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्विच ऑफ की स्थिति अगर हम देखते हैं तो देखिए ये यहाँ से क्या है, स्विच ऑफ का चित्र है और देखिए ये यहाँ से खुला हुआ है, ये खुला परिपथ है, तो इस वजह से ये क्या है, स्विच ऑफ की स्थिति है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे यहाँ से हम देखते हैं बैटरी का देखते हैं, तो देखिए ये बैटरी का चिन्ह है और ये देखिए ये जो विद्युत सेल होते हैं ये बहुत सारे विद्युत सेल आपस में जुटे हुए होते हैं, उसी को बैटरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक बार हम कॉपी में समझा देते हैं आप लोग को। यहाँ से हम देखते हैं तो विद्युत सेल, तो हमने अभी बताया ये विद्युत सेल का प्रतीक है, ठीक है। इसमें जो ये बड़ा वाला लाइन होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल कौन होता है, जो छोटा वाला होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब जो होता है फिलामेंट के गर्म होने से ही विद्युत बल्ब जलता है, ठीक है। बैटरी एक से अधिक सेलों का संयोजन होता है, अभी हमने बताया जो विद्युत सेल होता है अगर इससे एक से अधिक सेलों को साथ में जोड़ देते हैं तो वो बैटरी कहलाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, प्लस को माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हमको विद्युत सेल जोड़ना है तो ये है, उसका ये छोटा वाला, फिर इसके बाद अगर इसमें जोड़ना होगा तो बड़ा वाला जुटेगा, फिर छोटा वाला, मतलब क्या, पहले प्लस उसके बाद माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं स्विच के अगर देखते हैं स्विच क्या होता है, ये देखिए ये यहाँ पे देखिए बना हुआ है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये विद्युत सेल लगा हुआ है, उसके बाद ये देखिए परिपथ पूरा गया है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये बंद परिपथ कहलाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से देखिए यहाँ पे बंद है तो इसको बंद परिपथ कहा जाएगा। लेकिन तो ये क्या है, स्विच ऑन की उपस्थिति है, ठीक है। अगर ये ऑन रहेगा तो यहाँ पे बल्ब क्या है, जलेगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखते हैं स्विच ऑफ की स्थिति में देखते हैं तो देखिए ये खुला परिपथ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परिपथ खुला है, यहाँ से ये सटा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। तो ये याद रखी रहेगा, जो खुला परिपथ होता है वे स्विच ऑफ की जो स्थिति होती है वो खुला परिपथ में होता है और बंद परिपथ को क्या कहा जाता है, स्विच ऑन की उपस्थिति कहा जाता है, ठीक है। और अगर बंद परिपथ है तभी वो जलेगा बल्ब, और अगर ये खुला परिपथ है तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया कि देखिए यहाँ से बस यही रिलेट करिएगा, खुला परिपथ, क्योंकि ये देखिए यहाँ से खुला हुआ है, ठीक है। बंद परिपथ ये यहाँ से बंद है और इससे पूरी लाइट, इसमें पूरा प्रवाह हो रहा है विद्युत का, तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है। तो स्विच ऑफ ऑन की स्थिति आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं।
अब देखते हैं हम आगे, किसी तार से ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ जिस धातु से बना होता है उसकी लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम देखें किसी ऊष्मा का परिमाण जो होता है उस तार, जैसे वो जो तार बना हुआ है वह किस पदार्थ से बना हुआ है तथा उसकी लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है, और भारतीय मानक ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज क्या होता है? गलनांक कम होता है, प्रतिरोध ज़्यादा। ठीक है, जहाँ गलनांक कम हो और क्या प्रतिरोध ज़्यादा हो, यह एक सुरक्षा युक्त है। ठीक है, जो ये विद्युत फ्यूज होता है ये क्या होता है? एक सुरक्षा युक्त होता है जो विद्युत परिपथ को क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आजकल फ्यूज तार की जगह एमसीबी लगाए जाते हैं। एमसीबी का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, सीएफएल का क्या होता है फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फास्फोरस की कोटिंग वाली पतली ट्यूब होती है, यह कम ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ठीक है, सीएफएल जो होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा सीएफएल तैयार हो गया। फिर हम आगे देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से हमको क्या समझ में आया? मान लीजिए कोई चालक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। और ये जो चुंबकीय प्रभाव होता है इसकी खोज क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने किया था। इसका उपयोग किया जाता है विद्युत घंटी में, विद्युत मोटर में, विद्युत टेलीफोन में। ठीक है, इतनी जगह इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से ये विद्युत धारा वाला हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगला हमारा चैप्टर है अध्याय 11, रेशम से वस्त्र तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये जो अध्याय 11 है रेशम से वस्त्र तक, एनसीईआरटी में ये चैप्टर 3 में दिया गया है। ठीक है, ऊन प्राप्ति के स्रोत अगर हम देखें तो भेड़, बकरी, ऊंट, याक, लामा, अल्पेका इत्यादि हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऊन प्राप्ति का स्रोत है। तो आप लोग तो ये पता है, भेड़, बकरी, ऊंट तो पता है, लेकिन तो याक, लामा, अल्पेका ये 3 नया है, लामा और अल्पेका, तो इसको भी याद रखी रहिएगा। ठीक है, अंगोला नस्ल बकरी का है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे ऑप्शन देकर कि ये जो अंगोला नस्ल है यह किस जानवर का है। ठीक है, तो हमको याद रखना है किसका है? बकरी का है। ठीक है, पादपों से हमको कौन सा प्राप्त होता है? तो कपास, रुई, जूट, पटसन। जंतुओं से ऊन तथा रेशम। ठीक है, संश्लिष्ट जंतु अगर हम तंतु देखें तो रासायनिक पदार्थों से। ठीक है, पश्मीना शॉल अगर देखें, शॉल लिखा गया। ठीक है, जो पश्मीना शॉल होता है ये कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है कश्मीर में। ऊन उद्योग के छटाई विभाग से काम करने वाली व्यक्ति को एंथ्रेक्स जीवाणु से संक्रमित हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे समझाते हैं। जैसे इसका मतलब यह दिया गया है कि ऊन उद्योग है, अगर वहाँ पे जो छटाई विभाग होता है उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको एंथ्रेक्स जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं वहाँ के व्यक्ति। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले रेशम चीन से शुरू हुआ था और जिस मार्ग से चीनी यात्री रेशम का व्यापार करते थे उसको रेशम मार्ग कहा जाता था। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। जो तसर सिल्क कीट से रेशमी वस्त्र बनाया जाता है, तो ये भी पूछ सकता है। और रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर हमारा अध्याय 12 देखते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अध्याय 12 अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे दही, नींबू का रस, सिरका इत्यादि। ठीक है, क्षार, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। सूचक किसे कहा जाता है? अम्ल व क्षार का परीक्षण सूचक कहलाता है जैसे हल्दी, लिटमस, गुलाब की पंखुड़ी, गुड़हल इत्यादि। ठीक है, अब देखिए ये सूचक से अभी जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था ना, बीपीएससी पीआरटी का, उसमें क्वेश्चन बना हुआ था कि इसमें से कौन सा सूचक नहीं है। ठीक है, तो उसमें हल्दी, लिटमस पेपर, फिनेप्थलीन, गुलाब की पंखुड़ी ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक नहीं दिया रहेगा। तो आपको ये याद रखना रहेगा क्या क्या सूचक होते हैं। ठीक है, तो हल्दी, लिटमस ये सब क्या होते हैं? ये जो होते हैं अम्ल व क्षार के परीक्षण के सूचक कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं लिटमस पेपर क्या होता है, उसको देख लेते हैं। लिटमस को हम देखते हैं सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बीपीएससी जो टीआरई का एग्जाम हुआ था उसमें ये भी क्वेश्चन बना हुआ था कि ये लाइकेन से, ये लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसी चैप्टर से हमारा 2 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको पीआरटी के लिए भी पढ़ सकते हैं। और ये जो हमारा 6 to 8 की वैकेंसी है उसमें साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट, ये पूरा फुल कवर करेगा 6 से 8 तक का। उसके बाद और बाकी के भी जो है उसमें जो जीएस के पार्ट में साइंस से क्वेश्चन बनते हैं
उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। लाइकेन में यह कवक और शैवाल का सहजीवी संघ होता है, ठीक है। तो अगर हम बताएं तो लाइकेन जो होता है यह कवक और शैवाल का सहजीवी संघ होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करिए, लाइकेन जो होता है यह कवक और शैवाल का सहजीवी संघ होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और छाल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिए, अम्ल जो होता है ये नीले को लाल करता है, ठीक है। क्षार जो होता है ये लाल को नीला कर देता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा टिक बना सकते हैं। यहाँ से ए ले लीजिए, नी ले लीजिए, ले लीजिए, ए नी ले, ठीक है। तो ऐसे अम्ल, न से नीला को लाल, तो अम्ल अगर नीला को लाल कर रहा है तो छाल लाल को नीला करेगा। तो आप एक बस अम्ल वाले को याद रख लीजिए, ए नी ले, ठीक है। ऐसे अम्ल, न से नीले को, ले से लाल, ठीक है, कर देता है, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, वह विलयन जिसका नीला और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे लाल रहेगा, नीला और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको उदासीन विलयन कहलाता है, ठीक है। अब चलिए उसके लिए फिनाप्थिलीन का परीक्षण किया जाता है। अगर गुलाबी रंग आया तो अगर गुलाबी रंग का आया तो ये क्षारीय विलयन है, अगर रंगहीन आया तो अम्लीय विलयन है, ठीक है। उदासीनीकरण का अगर हम रिएक्शन देखें, चलिए उदासीनीकरण अगर देख लेते हैं तो अम्ल और क्षार को अगर मिलाएंगे तो हमको लवण प्राप्त होगा। अगर देखिए अम्ल में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं और क्षार में NaOH को लेते हैं तो ये NaCl बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण देखते हैं तो अमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और ये अपाचन भोजन होता है, उससे मुक्ति पाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पेट में अपाचन हो रहा है, उससे मुक्त पाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, ठीक है। तो ये उससे क्या होता है कि जो अम्ल होता है हमारे बॉडी में, जो अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ गई रहती है वह उदासीन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर से जो हमारा PRT वाला एग्जाम हुआ था उसमें 3-4 क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से बने हुए थे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा बना था। अभी तक हम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चींटी और मधुमक्खी का डंक। चींटी के काटने पर त्वचा में फार्मिक अम्ल चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जलन होने लगता है, ठीक है। तो उस जलन को कम करने के लिए खाने का सोडा अथवा कैलामाइन, जो जिंक कार्बोनेट जिसको कहा जाता है, उसके विलयन को मिलाकर उदासीन किया जा सकता है, ठीक है। अगर उसको हम लगा लें मिलाकर तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और जिससे क्या हो जाएगा, जलन को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मृदा उपचार के लिए अगर मिट्टी अत्यधिक अम्लीय है तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा, और मिट्टी जो है अत्यधिक क्षारीय है तो बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मृदा उपचार के लिए ये क्वेश्चन बना हुआ था कि मिट्टी अगर अत्यधिक अम्लीय है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO का प्रयोग करेंगे। अगर मिट्टी अत्यधिक क्षारीय है तो इसके लिए बुझा चूना का प्रयोग करेंगे। हम उसको मिट्टी को सही करने के लिए बुझा चूना का हम छिड़काव करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए रहेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और अगर मिट्टी अत्यधिक अम्लीय है तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ से याद रखे रहिएगा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अम्लीय वर्षा, कार्बन, नाइट्रोजन और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है SO2 गैस, ये वर्षा के जल में मिलकर क्या करते हैं, क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, उसके बाद ये नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल, यहाँ से थोड़ा वैसा हो गया, और ये SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, कार्बन कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, और नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल का निर्माण बनाते हैं, ठीक है। ये बनाते हैं जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर क्या होता है, पुनः गिरता है, ठीक है। इसी के कारण देखिए जो आगरा का ताजमहल है उसका रंग पीला हो रहा है, किसके कारण, SO2 गैस के कारण, क्योंकि ये जो SO2 गैस है वर्षा के जल में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना दे रहा है, और फिर वर्षा के रूप में जब इस पर बारिश होता है तो इसी वजह से उसका क्या हो जाएगा, रंग पीला पड़ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम ये देख लेते हैं अम्ल तथा क्षार किस किस पदार्थों में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो NCERT और SCERT में दिया गया है। चलिए वहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है अम्ल किस में पाया जाता है, तो चलिए देख लें। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ठीक है, पाया जाता है, और फल जैसे नींबू, जैसे सिट्रस फल जैसे होते हैं, संतरा, नींबू इत्यादि में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहेगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, और जैसे संतरा में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल हमने बता दिया था पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला सिट्रस फल में, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये जो ऊपर से जितने सभी बताए गए हैं ये अम्ल में है। चलिए हम क्षार देख लेते हैं कि क्षार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्षार का हम देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आज साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक के रूप में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। ठीक है, तो चलिए क्षार का नाम और किस में पाया जाता है ये समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आज साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक का में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ इसको देख लीजिए। दांतों का क्षय जो होता है, ठीक है, इसी में दिया था, दांतों का क्षय जो होता है ये अम्ल के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि दांतों का क्षय किसके कारण होता है, तो अम्ल के कारण होता है। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में और जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इतना तब तक आप लोग तैयार करिए। ओके।